पोस्ट इंडियन रिवॉल्यूशन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, हेल्थ जैसी आधारभूत सेवाएं बढ़ती गई, वैसे ही पूरे विश्व की जनसंख्या भी बढ़ती गई। इसी विश्व की जनसंख्या को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति को देखें तो यूनाइटेड नेशन का जनसंख्या कोष उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। उसके मुताबिक पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है वर्तमान में 8 बिलियन तक पहुंच गई है। और उसने प्रोजेक्ट किया है कि 2037 तक ये जनसंख्या 1 बिलियन प्लस यानी 9 बिलियन और 2058 तक ये जनसंख्या 10 बिलियन पहुंच जाएगी। वहीं चीन की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1.426 बिलियन और पहले नंबर पर बनी हुई है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, यानी 1.21 बिलियन थी। वर्तमान में ये जनसंख्या चीन के लगभग बराबर पहुंच गई है और जल्द ही चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा बात करें तो दुनिया की आधी आबादी इस रिपोर्ट के अनुसार कहाँ रहती है? एशिया में रहती है। ठीक है, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर आपके लिए चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, भारत का सेंसस यानी इंडियन सेंसस 2011 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 का सेंसस आप अभी तक हुआ नहीं है। तो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास यही है। इस लेक्चर में हम लोग यूपी स्पेशल की भी देखेंगे सेंसस। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सेंसस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ सेंसस में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे। जैसे प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो ऋग्वेद में आप देखेंगे सबसे प्रारंभिक साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद आपको मिलता है। इसमें भी आप देखेंगे कि जनसंख्या गणना कायम रहती है। फिर अर्थशास्त्र की बात करें तो तीसरी शताब्दी में ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। इसमें भी जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह निर्धारित किया गया था। फिर आया आईने अकबरी, यानी मुगल काल में आप देखेंगे अकबर के शासन काल में दैनिक प्रशासन रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या इन सब के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करेंगे मेन मुद्दे की। तो स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो प्रारंभिक प्रयास जो किया गया, तो जनगणना का इतिहास जो है 1800 ईस्वी से शुरू हुआ, जब इंग्लैंड में अपनी पहली जनगणना की। उसके बाद अगली जनगणना में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824, बनारस में 1827-28 की भी जनगणना कराई गई। इसके बाद आप देखेंगे किसी भारतीय शहर में पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका, वर्तमान में जो बांग्लादेश में, आयोजित किया गया। दूसरी जनगणना 1836 से 37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा आयोजित की गई। उसके बाद आप देखेंगे 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या के पंचवर्षीय रिटर्न को आयोजित करने का आदेश दिया। ठीक है, अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से शुरू होता है। यानी आप देखेंगे पहली जो है लीगली या गैर समकालिक जनगणना जो थी, इनलीगल कह सकते हैं या फिर लीगल तरीके से, जो मतलब अथॉरिटी के हिसाब से की गई नहीं है, वो गैर समकालीन जनगणना थी। 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन आप देखेंगे पहली बार संस्थागत या समकालीन जनगणना जो है वो कब स्टार्ट हुई? 17 फरवरी 1821 में डब्ल्यूसी द्वारा स्टार्ट की गई। उसमें जो है प्लेडेन को जो है भारत का जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया। इसी के बाद से जनगणना चालू हुई जो वर्तमान तक चल रही है। यानी पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई? 17 फरवरी 1881 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब से क्या हर 10 साल में एक बार जो है जनगणना कराई जाती है वर्तमान तक। ये चीज कंफर्म हो गया। पांचवी जनगणना की बात करें, पांचवी जनगणना इसलिए इंपॉर्टेंट है जो 1921 में हुई। तो 1921 की जनगणना तक भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। 1921 की जनगणना के बाद भी लगातार बढ़ रही है। तो इस प्रकार देखेंगे 1921 की जनगणना को, वर्ष को, यानी 1921 के ईयर को जनसांख्यिकीय इतिहास में महाविभाजन काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वर्षों को किसको महाविभाजन काल कहा जाता है? तो इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए हमने इसको डाला है। ठीक है, बात करें वर्तमान यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 9 फरवरी 1951 को स्वतंत्र भारत की पहली और 1881 के अनुसार 8वीं जो है जनगणना कराई गई। ठीक है, और ये जनगणना 28 फरवरी 1951 तक चली। उस टाइम देखेंगे देश की जनसंख्या कितनी थी? 1951 में 36 करोड़ के लगभग थी। ठीक है, वर्तमान में ये जनसंख्या 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार देखने को मिलती है। ठीक है, और वर्तमान में जो सेंसस हो चुका है यानी 2011 में चौथा है,
वो 1881 के बाद जो है वो 15th यानी 15वां जनगणना हो चुकी है। वर्तमान में जो है 2021 में 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोविड-19 के महामारी के प्रकोप कारण हो नहीं पाई। इसमें क्या नया था, क्या नया शामिल किया है? इसमें जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से जो है लिस्ट जो है उसमें शामिल की गई थी। इसके पहले क्या था, सिर्फ पुरुष और महिला के लिए एक कॉलम था, अब ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग लिस्ट उसमें शामिल की, और यह पहली बार जो था डिजिटल जनगणना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ विशेषता थी। अब बात करेंगे, ये तो हमने बात के लिए जनगणना की, अब बात करने जनगणना कौन कराता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, कानूनी समर्थन क्या है, ठीक है, सूचना की गोपनीयता से क्या आशय है। तो बात करें, जनगणना जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। कानूनी या संवैधानिक समर्थन की बात करें तो जनगणना जो है जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाता है। उस टाइम जब ये आयोजित किया गया था, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा संचालित किया गया था। संवैधानिक प्रावधान की बात करें, अनुच्छेद 246 तहत जनसंख्या जो है जनगणना एक संघ का विषय है, और संविधान की 7वीं अनुसूची में देखेंगे उसमें क्रम संख्या 69 पर ये पॉपुलेशन को सूचीबद्ध किया गया है। अब जो जनगणना होती है, आप देखेंगे कि इतनी गोपनीय होती है कि यह जो कानून है इतनी गोपनीयता रखता है कि अदालतों तक इनके आंकड़े नहीं पहुंच पाते जब तक सरकार उसे जारी न करे। ठीक है, और इसे जो है जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा गोपनीयता दी गई है। अगर इसका उल्लंघन हो जाता है तो जनगणना अधिकारियों और सार्वजनिक उल्लंघन जो भी करता है उनको दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर क्लासेस पसंद आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्लासेस की इसके पीडीएफ या फिर जो हमारे आरओ जो भी यूपीएससी के क्लासेस चल रही हैं उनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। ठीक है, बहरहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक जातिगत जनगणना भी की गई थी। ठीक है, तो बात करें सोशियो इकोनॉमिक जातिगत जनगणना की, बात करें डाटा को हम लोग आगे देखेंगे। तो पहली बार जो है 2011 में आयोजित की गई थी। इसका उपयोग की बात करें, इसका उद्देश्य जो ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक भारतीय परिवार से संपर्क करना, उनके बारे में पूछना, उनके आर्थिक स्थिति केंद्रीय और राज्य प्राधिकारियों के अभाव के संकेतों की श्रृंखला के साथ अनुमति देना, जिसका उपयोग वो प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा गरीब या वंचित व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता था। इसमें आप देखेंगे विशिष्ट जाति का नाम, जिससे सरकार पूर्व मूल्यांकन करने की अनुमति मिल जा सके, कौन सी जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में है, कौन बेहतर स्थिति में है, ताकि सेवाएं जो है उन तक बेहतर पहुंच सके। एक, क्योंकि सरकार के पास जब तक जातिगत आंकड़ा नहीं रहेगा, किस समुदाय की कितनी जनसंख्या, कौन सा जो है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बदतर स्थिति में है, उनके लिए योजनाएं कैसे चलाएगी। ठीक है, तो जैसे हाल ही में जो है बिहार में जातिगत जनगणना और रिजर्वेशन का भी ये सब मुद्दा देख रहे हैं, तो आशा है कि इससे क्वेश्चन 100% जो है इस बार 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं। तो जनगणना और जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है उसमें अंतर क्या है। तो कवरेज क्षेत्र की बात करें तो जनगणना जो है भारतीय आबादी को एक क्या पड़ता है, चित्र प्रदर्शित करता है, जबकि जो जनगणना की बात करें तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है वो जो है राज्य समर्थन के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या एक उपकरण की बात करता है, जैसा कि बिहार में किया गया है। डेटा की गोपनीयता की बात करें तो जनगणना की बात करें, जनगणना में पूरी गोपनीयता रहती है, लेकिन जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है वो सरकारी विभागों द्वारा लाभ लेने या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग के लिए एक ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो जातिगत जनगणना होती है उसका महत्व क्या है। उसका महत्व तो आपको पता ही होगा कि असमानताओं को जो है बेहतर एक मैप प्रदान करना, ताकि सकारात्मक कार्रवाई की जा सके, कार्यक्रम को जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए उपलब्ध करवाई जा सके जो वंचित लोग हैं। कानूनी रूप से ये अनिवार्य है। आप देखेंगे तो अदालतों को आरक्षण के मौजूदा स्तरों का समर्थन करने के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए भी जातिगत जनगणना आवश्यक है। इसके अलावा संवैधानिक आदेश की बात करें, भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 में आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए उसने एक आयोग नियुक्त का आदेश देता है। इस प्रकार जो है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित चिंताएं क्या है, तो जातिगत जनगणना के क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है,
इस प्रकार देखेंगे जाति का जनगणना जो होती है राजनीतिक सामाजिक प्रभाव को मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चिंताएं सॉरी ऐसी चिंताएं बनी रहती हैं कि जाति की गिनती से पहचान को मजबूत या कठोर बनाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो इसके कुछ दुष्परिणाम के कारण की बात करें तो लगभग एक दशक के बाद इसके डेटा की एक बड़ी मात्रा अप्रकाशित है। ठीक है, यानी जो जातिगत सेंसस हुआ था वो पूरी तरीके से नहीं हुआ था, केवल कुछ ही भागों को जारी किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो इसमें जाति संदर्भ विशिष्ट मतलब बात करें भारत में जाति कभी भी वर्ग या अभाव का प्रतिनिधित्व नहीं रही है। यह एक विशिष्ट प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव है जो अक्सर वर्ग से परे होता है। तो ये कुछ संबंधित चिंताएं हैं सोशियो इकोनॉमिक सेंसस से, इसको भी हमने देख लिया। अब बात करेंगे जो जनगणना संबंधित कुछ अवधारणा है उनको देखेंगे। जैसे आप आगे आने वाले डाटा को पढ़ेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि 10 की वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, सेक्स रेशियो, तो इनका बेसिक नॉलेज तो आपको रहना चाहिए कि 10 की वृद्धि दर का मतलब होता क्या होता है। अब हम बोलेंगे कि भारत में जो सेक्स रेशियो हो वो 943/1000 है, ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को भी आपको जानना जरूरी है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व जो होता है वो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या उस एरिया की जहाँ जनसंख्या घनत्व निकालना है, पूरी जनसंख्या बटा उस एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे जनसंख्या घनत्व जो है 1951 में 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। 2001 में 313 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया। इसके बाद ये 2011 में बढ़कर देखेंगे 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी देख रहे होंगे कि आप जो है जो जनसंख्या है वो प्रति क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही, यानी डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा आप जनसंख्या वृद्धि का कॉन्सेप्ट, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, इन सबको भी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सेक्स रेशियो क्या होता है। जैसे आपको कहीं मिल जाए कि 943 वर्तमान में भारत का सेक्स रेशियो 943/1000 है, तो इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मेन डाटा की शुरुआत करते हैं। सेंसस 2011 देखें तो भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के दौरान कितनी वृद्धि हुई आपसे पूछा जाए तो 18.18 करोड़ वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102.87 करोड़ थी। 2011 में बढ़कर 121.08 हो गई। और भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी तो 17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 1.64 है। तो क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य पूछा जाए तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल, पांचवें पर आंध्र प्रदेश। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो आपके नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजी पूछता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछता है कि कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का परसेंटेज, एमपी का दे रहे हैं एमपी का, बिहार का दे रहे हैं बिहार का, पश्चिम बंगाल का दे रहे हैं पश्चिम, आंध्र प्रदेश का दे रहा है आंध्र प्रदेश का परसेंटेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें अगर आपसे यूटी के बारे में यानी केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष जनसंख्या पूछा जाए तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नंबर 1 पर दिल्ली, सेकंड पर पुदुचेरी, थर्ड पर चंडीगढ़, चौथे पर अंडमान निकोबार, पांचवें पर दादरा नगर हवेली, छठवें पर दमन द्वीप आता है। ठीक है, तो ये भी क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आपको वहाँ सही करना है। अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करेंगे। तो शीर्ष जो है 5 राज्य की बात करें तो उसमें जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, यानी इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ की बात कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसे दिया जाए तो ऑप्शन दिया जाए तो शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का आपको क्रम दे दिया जाए तो सबसे नंबर 1 पर दादरा नगर हवेली, ठीक है, जिसमें वृद्धि दर रही 55.9%, फिर दमन द्वीप में 53.8%, पुदुचेरी में 28.1%, मेघालय में 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26% रही। अब आप कहेंगे इतना सारा डेटा याद कैसे रहेंगे, तो मेन है आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि कितना शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, किस किस का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद कर लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा दिमाग में नहीं रहती है, बार बार रिवीजन करेंगे एक ही चीज़ को, वो दिमाग में रहता है। क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, ये भी जरूरी नहीं है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले
5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा। यानी इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम रही। नागालैंड में -6% रही। केरल की अगर राज्यों की बात की जाए 4.9% रही अन्य राज्यों की अपेक्षा। सबसे ज़्यादा किस राज्य में, अगर राज्य का नाम पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन से, अरुणाचल प्रदेश में के पहले मेघालय में आप देखेंगे 27.9%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है 26%। तो राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय नंबर 1 पर, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर राज्य पूछा जाए तो आपको लगा के आना है केरल, जिसे 4.9% था। उससे भी कम जो है आप देखेंगे, सॉरी, उससे ज़्यादा सेकंड नंबर पर आएगा गोवा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 2001 की 2011 के जनगणना के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो हम लोगों को ये डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि पुरुष देखेंगे 2001 में टोटल पॉपुलेशन का कितना था, 51.73% था, महिलाएं थी 48.27%। 2011 में आप देखेंगे तो पुरुष जो है 51.47% घट गया, महिलाओं का जो रेशियो था वो बढ़ गया 48.57%। ठीक है, वहीं आप देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में, यानी शिशु दर की बात करें तो टोटल जनसंख्या कितनी 13.6% थी। नगरीय जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो नगरीय जन 2001 में कितनी थी, 27.81% टोटल पॉपुलेशन का निवास करती थी शहरों में। ये आंकड़े बढ़कर 2011 में 31.1% जो है 2011 में होगा टोटल पॉपुलेशन का, यानी प्लस जो है यानी 3.29% की वृद्धि हुई। तो आपको ये डाटा आपको याद रखना है कितना परसेंटेज है 2011 और 2001 वाला, कंपैरिजन से भी क्वेश्चन आए हैं। सेक्स रेशियो बात करेंगे तो 2001 में कितना था, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। वहीं जो है आप देखेंगे, सॉरी 933, और 2011 में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हो गई। तो ये जो है सेक्स रेशियो बढ़ा, यानी कितना +10 ये बढ़ा। साक्षरता दर की बात करें तो 2001 में कितना लिटरेसी था टोटल पॉपुलेशन का, 64.8% था। 2011 में ये बढ़कर कितना हुआ, 73% हो गया। ठीक है, डेंसिटी की बात हमने कर ही ली कि 2001 में डेंसिटी कम थी, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, वो जाकर जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, अब बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जाए तो राजस्थान, सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो आपको गोवा लगा के आना है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए अंडमान निकोबार, यानी एरिया वाइज आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब ये तो हमने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि, अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए यानी सबसे अधिक जनसंख्या किसके पास है, तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा यानी सबसे कम जनसंख्या किसके पास है, सिक्किम। अगर आपसे यूटी पूछा जाए तो यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा राज्य जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो दिल्ली, और सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास सबसे कम जनसंख्या है वो लक्षद्वीप। तो सब एरिया वाइज जनसंख्या की दृष्टि से ये भी डाटा आपको याद रखना है। अब पूछा जाए अगर सब जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की दृष्टि से, 2 पर महाराष्ट्र, 3 पर बिहार, और 4 पर यहाँ पर वेस्ट बंगाल, 5th पर आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो नंबर 1 पर दिल्ली, और ये डाटा आपकी मजबूरी है याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है इससे पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इस डाटे को डाला है। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको डाटा किसी ने चाहे रट लीजिए, शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगा। ठीक है, तो दिल्ली यूटी में पहले स्थान पर है, पुदुचेरी सेकंड पर, 3rd पर आप देखें चंडीगढ़, 4th पर अंडमान निकोबार, 5th पर आएंगे तो दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो ये हो गई केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करेंगे नेचुरल ग्रोथ सेंसस की, यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि होती है। एक बार ये PYQ में परिभाषा भी पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया था, तो परिभाषा जो हमने दिया वो PDF से पढ़ लीजिएगा। तो देश की प्राकृतिक वृद्धि दर जो थी, यानी जन्म और मृत्यु का जो अंतर था, जो बढ़ने का रेशियो था, वो था कितना 14.3% था। सर्वाधिक प्राकृतिक समृद्धि दर वाले राज्य की बात करें तो बिहार में जो है आप देखेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें तो 19.7% की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी।
उत्तर प्रदेश में देखेंगे 19.6%, राजस्थान 18.6%, मध्य प्रदेश जो था 17.9% था। तो ये टॉप जो है नेचुरल ग्रोथ जो है बनाए हुए थे 2011 में। न्यूनतम प्राकृतिक समृद्ध दर वाले 4 यानी सबसे कम जो है ग्रोथ कितने में हुआ था, तो गोवा में, उसके बाद केरल में, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब में। ठीक है, तो ये थे न्यूनतम प्राकृतिक समृद्ध दर वाले राज्य। अब बात करेंगे सेक्स रेशियो सेंसस की। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो नंबर 1 पर केरल, जिसमें जो है 1000 पुरुषों पर आप देखेंगे 1084 महिलाएं हैं, और पूरे भारत में कितना है 943, 1000 पुरुषों पर। ये राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा 943 महिलाएं हैं, लेकिन केरल जो है आप देखेंगे 1000 पुरुषों पर कितनी 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु सेकंड नंबर पर आप देखेंगे, इसमें 946 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 993, इसमें तमिलनाडु में कितना है 996 यानी 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में देखेंगे 991, मेघालय में देखेंगे 989। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें हरियाणा में देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर का जो लिंगानुपात है 943, उससे भी कम है। ठीक है, तो बेस कौन सा माना गया है 943। तो इसमें जो है 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में आप देखेंगे 890, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी जो राष्ट्रीय स्तर पर सेक्स रेशियो उससे कम है। ठीक है, शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की आपसे पूछा जाए डाटा, तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। दिल्ली में आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जो सेक्स रेशियो है 943 उससे कम है, अंडमान में भी कम है, लेकिन अब शीर्ष पूछा जाए तो आपको यही लगा के आना यूटी में सबसे ज़्यादा। पुदुचेरी में आप देखेंगे तो 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो 947। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले यूटी पूछा जाए तो दमनदीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। ठीक है, दमनदीप में आप देखेंगे 618, दादरा नगर हम 774, चंडीगढ़ में देखिए तो 818 महिलाएं हैं। कुछ फैक्चुअल जानकारी देखते हैं लिंगानुपात संबंधी आंकड़े की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो कितना है केरल, जिसमें आप देखेंगे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 1084। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है पुदुचेरी, न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी पूछा जाए तो आपको दमनदीप बताना है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य इसमें आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश 972, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, यानी दोनों में आप देखेंगे राज्यों में हरियाणा जो है न्यूनतम है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला यूटी की पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली 871। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे साक्षरता दर की, यानी साक्षरता दर लिटरेसी सेंसस की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता जो थी वो टोटल जो थी जनसंख्या वो व्यक्ति में देखेंगे तो 73% थी, जिसमें पुरुष की जो थी इसमें आप देखेंगे तो 80.9% महिलाएं जो थी वो 64.6% थी। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की साक्षरता दर में आप देखेंगे 46.67% की वृद्धि आई पुरुषों की अपेक्षा। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है 46.67% अधिक जो है साक्षर थी 2001 के अकॉर्डिंग। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछा जाए तो केरल, जिसमें 94% आपको साक्षरता दिखेंगे। उसके बाद मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, फिर गोवा 88.7%। ठीक है, सर्वाधिक, इसके बाद गोवा के बाद आप देखेंगे त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। अगर न्यूनतम साक्षर वाला राज्य पूछा जाए तो उसमें आप देखेंगे तो 61.8% के लेकर जो है बिहार नंबर 1 स्थान पर है, दूसरे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर आप देखेंगे तो राजस्थान, चौथे पर झारखंड, पांचवें पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करेंगे भारत के सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की, तो नंबर 1 पर आप देखेंगे कौन, लक्षद्वीप, सेकंड पर दमनदीप, उसके बाद थर्ड पर अंडमान निकोबार, फिर फोर्थ पर दिल्ली, और उसके बाद आप देखेंगे तो चंडीगढ़ जो है ये 5वें स्थान पर है। भारत का न्यूनतम साक्षर साक्षर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर बात करें भारत के न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए, सर्वाधिक तो हमने देख लिया, न्यूनतम पूछा जाए तो इसमें नंबर 1 पर दादरा नगर हवेली, सेकंड पर पुदुचेरी, थर्ड पर आप देखेंगे चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, परसेंटेज याद हो या ना हो, लेकिन ये क्रोनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कुछ डाटा एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, न्यूनतम बिहार। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी पूछा जाए तो लक्षद्वीप, न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो लास्ट में हमने जब एक क्लास या एक टॉपिक पढ़ाने के बाद ऐसे ही हम आपको टू द पॉइंट डेटा दिए हैं, इसको आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सर्वाधिक डेंसिटी आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको बताना है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो बिहार जो है, बिहार में आप देखेंगे उसमें सर्वाधिक डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल, थर्ड पर केरल, फोर्थ पर जो है यूपी आएगा, उसमें देखो 829 जो है इसकी डेंसिटी है। ठीक है, हरियाणा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, यानी उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग जो है रहते हैं। फिर उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, ये देख लेंगे तो सही, नहीं देखेंगे तो भी सही, लेकिन ये क्रोनोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली, दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे तो 11,320 जो है लोग रहते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ में देखेंगे, ठीक है, उसमें 9,258 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद पुदुचेरी में आप देखें 2547, दमन-दीव में 2191, लक्षद्वीप में 2149। न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आप देखें अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर वही डाटा फिर से दिया गया है, इसको रिवीजन करने के लिए आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि एससी जो जनगणना हुई थी 2011 में, यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो हुई थी 2011 में, उससे संबंधित आंकड़ा देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल एससी पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी? 20.13 करोड़ थी। जो टोटल देश की पॉपुलेशन है उसका जो है 16.6% थी। 2001 से 2011 के दौरान जो है अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? वो 20.8% रही। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसमें सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन निवास करती है, ना कि एसटी। ठीक है, ध्यान रखने का। सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल, थर्ड पर बिहार, फोर्थ पर तमिलनाडु, फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश। ये जरूरी नहीं है, ये क्रोनोलॉजी जरूरी है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, इससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले राज्य पूछा जाए तो मिजोरम पहले स्थान पर, नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति, वो हमने क्या दिखा? अनुसूचित जाति की बात की। अब हम एसटी ट्राइब की बात करेंगे। ठीक है, अब हम एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की बात, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य आपसे पूछा जाए तो नंबर 1 पर एमपी आएगा। आपसे अगर शेड्यूल यानी एससी के बारे में पूछा जाए तो आप देखेंगे कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। लेकिन इसमें एसटी की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, तो नंबर 1 पर एमपी, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर उड़ीसा, फोर्थ पर राजस्थान और फिफ्थ पर आप देखेंगे गुजरात। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बेझिझक आपको बताना है एमपी। अगर क्रोनोलॉजी दे दे तो एमपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष सेंसस को। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19 करोड़ के लगभग थी, या 20 करोड़ मान लीजिए। तो देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश इस हिसाब से था। इसके अलावा आप देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर है। यानी एरिया वाइज राजस्थान पहले स्थान पर, सेकंड पर एमपी, महाराष्ट्र पर, थर्ड पर महाराष्ट्र, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश की कुल आबादी, देश की कुल आबादी का कितना है? 16.51%। तो ये परसेंटेज वाला आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि आप देखेंगे देश के क्षेत्रफल का जो है यूपी के पास कितना जो है
एरिया है वो 7.33% ही है। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो यूपी की जितनी जनसंख्या है, तो इस मामले में देखेंगे तो चीन और भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद जो है उत्तर प्रदेश जो है विश्व स्तर पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर है। 2011 में इसने ब्राजील की आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, 2011 के अनुसार देखेंगे तो इसमें राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले अगर आपसे पूछा जाए तो इलाहाबाद सर्वाधिक आबादी पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, प्रति वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सबसे कम आबादी वाला जिला पूछा जाए तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछा जाए अगर यूपी की, तो 2001 से 2011, क्योंकि जनसंख्या जब वृद्धि दर कैलकुलेट की जाती है तो कोई बेस ईयर होता है, दो बिंदुओं के बीच का ही 10 की वृद्धि दर कैलकुलेट किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो कितना रहा, वो 2001 से 2011 के बीच 20.22% रहा। ठीक है, अगर बात करें उस दौरान 2001 से 2011 के दौरान जो था, उसमें पुरुष का वृद्धि दर कितना रहा, तो 19.31%, महिला का कितना रहा, 21.23% रहा। ठीक है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले की बात करें यूपी में पूछा जाए तो आपको घटते क्रम में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। और सबसे कम वृद्धि दर वाले 5 जिले पूछे जाए तो कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। डेंसिटी की बात कर लेते हैं यूपी की, तो 2011 की जो अंतिम जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो डेंसिटी हम आपको बताया है कि वो कितनी है यूपी की, 829, और भारत की कितनी है भारत की जो है राष्ट्रीय औसत जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश का यह चौथे स्थान पर, ये बात हम कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए यूपी में शीर्ष जो है जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले आपके बताइए, तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर। न्यूनतम पूछा जाए तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे तो न्यूनतम देखिए हमसे ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिटरेसी रेट की बात करें यूपी की, तो यूपी की टोटल पॉपुलेशन में 67.7% जो है साक्षर जनसंख्या, जिसमें मेल जो है 77.3% है, फीमेल 57.2% है। ग्रामीण साक्षरता आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको बताना है 65.46%, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नगरीय साक्षरता 75.14%। इसके अलावा बात करें तो राज्य की जो औसत साक्षरता में वृद्धि है वो 11.4% रही। ठीक है, अगर आपसे पूछा सर्वाधिक जो है औसत साक्षरता वाले 5 जिले, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेक्स रेशियो की बात करें तो राष्ट्रीय औसत 943 है। ठीक है, और यूपी में आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय औसत से 31 कम है। ठीक है, जो वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से प्रदेश में ये 26वें स्थान पर है। अगर आप पूछा जाए शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य सबसे ज़्यादा किस में है, तो जौनपुर में जो आप देखेंगे तो 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। उसके बाद आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम पूछा जाए तो आपको गौतम बुद्ध नगर, बागपत या हमीरपुर, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ डाटा अगर फैक्चुअल पूछा जाता है कि जैसे आप प्रदेश में 1 से 10 लाख की आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो 1 से 10 लाख की आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है, 64। 10 लाख या उससे अब अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या क्या है, 7 है। तो ये फैक्चुअल जानकारी आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करें कि यूपी में जो एससी पॉपुलेशन है, तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल 20 करोड़ जनसंख्या है उसमें एससी पॉपुलेशन कितना है, 20.7% है। तो देश की जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, यूपी में रहती है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अगर वहीं देश की जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए, यानी परसेंटेज के दृष्टि से पूछा जाए, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। ठीक है, तो परसेंटेज ये आपको ध्यान रखना है।
अगर जिले पूछा जाए, यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां किस जिले में रहती हैं? सीतापुर में, प्रयागराज, हरदोई में। सबसे कम कहाँ रहती हैं? बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये 2 बार हो गया। तो इसके अलावा ये तो अनुसूचित जनसंख्या की बात करें, तो इसमें देखिए क्या लिखा है? अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, यानी परसेंटेज के हिसाब से। तो नंबर 1 पर कौशाम्बी, फिर सीतापुर, हरदोई। अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से आप देख, सबसे कम जो है बागपत, बरेली, बलरामपुर। तो ये परसेंटेज की मार्क भी जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें पूछा जाए कि यूपी की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस जिले में निवास करती हैं, तब तो आप सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई किसी में से लगा के चले जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तब आपको लगा के आना है कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। तो एक छोटे छोटे की फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का थोड़ा आंकड़ा देख लेते हैं। वो तो हमने एससी पॉपुलेशन देखी, अब एसटी पॉपुलेशन की देखें। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का हिस्सा कितना है? 0.6%। यानी सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला 3 जिला आपसे पूछा जाए तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया। सबसे कम बागपत, कन्नौज, बदायूं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। और सबसे कम जो है जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो 3 जिले आएंगे, बागपत, कन्नौज, बदायूं। ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी जनजाति कौन निवास करती है? थारू। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बड़ी जनजाति कौन सी निवास करती है? थारू, यूपी में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? बनरावत। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस इससे बनेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्रिटिकल जो है सवाल आर में पूछेगा, बहुत छोटी छोटी माइनट माइनट अंतर पूछता है। उत्तर प्रदेश के शहरी कण से बारे में थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या, जिसमें लगभग 20 करोड़ वाला राज्य है, जिसमें आप देखेंगे 15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 4.4 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, इस प्रकार परसेंटेज आंकड़ा आपसे पूछा जाए, यानी कुल जनसंख्या का लगभग जो है 16.50% जो है आप देखेंगे, और 11.80% उत्तर प्रदेश में शहरों में रहता है। ठीक है, लगभग है। इसके अलावा आप देखेंगे टोटल अगर आपसे पूछा जाए, इसमें देखिए भारत, इसमें आप टोटल पूछा जाए तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में 22.28% जो है शहरों में रहता है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, ये सब रहने दीजिए। तो 22.28% जो है शहरों में रहती है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो सब 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी टोटल पॉपुलेशन का 32.45% जो है दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा और ईस्टर्न में या वेस्ट चला जाए एनसीआर से, तो वहां पर जो है सब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या रहती है। जबकि पूर्वी क्षेत्रों में जो बिहार के या लखनऊ के आगे जाएंगे राजधानी के, तो उसमें जो है आप देखेंगे 13.40%। तो भारत पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी प्राइम मेडिटेरियन लाइन। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर। इक्वेटर तो आपको पता है 0 डिग्री क्या होता है? लैटिट्यूड होता है, यानी अक्षांश। अब प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है? यानी ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसके इधर आएंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे तो +5 घंटे। ठीक है, आपका टाइम जो है प्लस हो जाएगा। इसके इधर जाएंगे, यात्रा करेंगे, यानी पश्चिम की तरफ यात्रा करेंगे, तो ये -5 5.5 घंटे। ठीक है, यहाँ पर 5.5 घंटे होगा, 5.5 घंटे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। इसके अलावा आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानी हो, जैसे इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर से जो है भारत की दूरी जो है लगभग अगर देखा जाए तो 933 किलोमीटर है। ठीक है, अंडमान जो है इससे कम है। ठीक है, ये तो ऐसे ही जानकारी के लिए है, बस स्टार्टिंग क्लासेस यहाँ होंगी आपकी। जैसे यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर विस्तार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड विस्तार पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले भारत को देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें
तो भारत मैंने बता दिया पूरा सबसे पहले कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक, तो भारत का जो मेन लैंड है, भारत भारत का ये, ठीक है, ये मेन लैंड, इसके साथ साथ भारत में ये भी शामिल करते हैं अंडमान निकोबार भी। ठीक है, अंडमान निकोबार को भी शामिल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अंडमान निकोबार, ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा अंडमान निकोबार कवर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत की स्थित है। ठीक है, नॉर्थ का मतलब दोनों जगह नॉर्थ है क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि भारत का जो मेन लैंड है उसका अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत की स्थित है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो उसका अक्षांशीय विस्तार जो है हम नापते हैं 6 डिग्री 7 मिनट से, यहाँ से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। ठीक है, हालांकि आपको लेटीट्यूड विस्तार यही ध्यान रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार देखेंगे तो अभी मैंने बताया कि भारत देखेंगे तो एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, दूसरा जो है पूर्व की तरफ स्थित है, पूर्व अक्षांश की तरफ। ठीक है, सॉरी पूर्व देशांतर की तरफ, इसीलिए आप देखेंगे देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार को साथ में लेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ भारत का पूरा टोटल अक्षांशी सॉरी देशांतरी विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जोड़ेंगे तो लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार का गैप है। यानी कहने का मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 29 डिग्री की बात करें तो 29 डिग्री में ये देखेंगे तो 4 × 29 116 मिनट का ये अंतर आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब ये 116 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, यहां से यहां जाने में 116 मिनट का अंतर आता है। मैंने बताया कि प्रधान मध्याह्न रेखा से इधर जाएंगे पूर्व की तरफ तो 5.5 घंटे का टाइम प्लस हो जाता है। ठीक है, यही कह रहा है 116 मिनट का अंतर आता है। अब इसको कैसे देखेंगे, इसको ऐसे समझते हैं, अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के समय में टाइम डिफरेंस होता है कितना, 4। अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्योदय हो जाता है लेकिन गुजरात में लगभग 6 बजे सूर्योदय होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 घंटे का टाइम डिफरेंस पाया जाता है। यानी 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण देशांतरी विस्तार है। ठीक, पता चल गया। अगर अभी तक आपको क्लियर ना हुआ हो, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये टाइम डिफरेंस होता है, कितना देशांतरी विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको बात करते हैं तो भारत का जो स्टैंडर्ड यानी मानक तिथि रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है देशांतर रेखा है। ठीक है, अब 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और इसके अलावा आ जाएंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ये रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच कितना अंतर होता है। तो अभी मैंने बताया कि ग्रीनविच मीन टाइम या जिसे प्राइम मेडिटेरियन रेखा कहते हैं जो 0 डिग्री देशांतर होता है, और इसके अलावा ये 82.5 डिग्री जो है भारत का मानक तिथि रेखा है, ये इंटरनेशनल मानक तिथि रेखा है। इसमें देखेंगे तो 5.5 घंटे का जो है प्लस डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, यानी भारतीय मानक तिथि रेखा ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये बातें आपको पता चल गई। अब बात करते हैं कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले ये मिजोरम है, इसके बाद त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़,
फिर मध्य प्रदेश, इधर आ जाएंगे तो गुजरात और राजस्थान। ठीक है, यानी 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा कर्क रेखा भारत को 2 भागों में, 2 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड करती है। इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा ट्रॉपिकल रीजन, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन है, और इधर जाएंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन। यानी कहने का मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन बात करें तो ये जो है, एक तो कर्क रेखा है, दूसरा आ जाएंगे इधर इक्वेटर है, इक्वेटर के समीप है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर जो है आप देखेंगे नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में गर्मी ज़्यादा रहती है, सिंपल लैंग्वेज में, तो ये चीज़ जान जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है। इसके अलावा कर्क रेखा के उत्तर के क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण में देखेंगे लैंड एरिया ज़्यादा है। तो ये आपका बेसिक माइंडसेट जो है, आप जो ट्रेडिशनल बुक में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके है, ताकि आपको और चीज़ें एक्सपोजर आपको मिले, आप सोच सकें उनके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है। तो इंदिरा कॉल भारत का नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें कन्याकुमारी है। सॉरी, साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और इसके अलावा कन्याकुमारी है जिसे केप कैमरून कहते हैं, भारत का जो है मेन लैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अगर सिर्फ आपको भारत पूछा जाए, भारत का सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल, और उसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा जो है पॉइंट बताना है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का मेन लैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो कन्याकुमारी आपको बताना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा बात करें, टोटल लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ क्रम में देखेंगे टोटल जो है किलोमीटर में कितना एरिया है, तो 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ क्रम में टोटल भारत का जो है मेनलैंड का एरिया है। ईस्ट से वेस्ट की बात करें, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की बात करें, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जो टोटल किलोमीटर में लंबाई आएगी वो 2933 किलोमीटर आएगी। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की है। ठीक है, वो क्या, एक तो बता दिया हमने कि नॉर्थ से साउथ क्रम में इतना किलोमीटर लंबा है। अब इसमें पूछता है, कभी कभी पूछता है किबिथु जो है वो कहाँ स्थित है। तो किबिथु आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये भारत का जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है पॉइंट है, यानी पूर्वोत्तर जो है पॉइंट है किबिथु। और वेस्टर्न पॉइंट देखेंगे तो यहाँ आ जाएंगे गुजरात में। गुजरात में इसे क्या कहते हैं, चूरा मोटा कहते हैं। ठीक है, या गुहार मोटा कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोथा। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ इंडिया की। तो पूरे विश्व का भारत के पास कितना एरिया है लैंड का, वो 2.43 किलोमीटर है, सॉरी 2.43% है। ठीक है, 100% का जो है टोटल जो है भारत के पास 2.43% है। ठीक है, यानी टोटल देख लिया जाए, टोटल जो ये लैंड है किलोमीटर में आप देखेंगे तो 2,83,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है लैंड भारत के पास है पूरे विश्व की भूमि का। इसके अलावा भारत जो है देखेंगे तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत के पास 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लैंड और वाटर का एरिया कितना है, यानी लैंड आपके पास कितना है और वाटर कितना किलोमीटर है। तो आप देखेंगे लैंड भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और यदि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जल सीमाओं को शामिल करें तो कुल अगर टोटल लैंड सीमा की बात करें, सॉरी कुल जल सीमा की बात करें, तो 7,516 किलोमीटर लगभग जो है पूरा जलीय सीमा है भारत के पास। ठीक है, और अगर अंडमान निकोबार छोड़ की बात करें तो अंडमान निकोबार छोड़ को देखें तो 6100 किलोमीटर भारत के पास जलीय सीमा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है लैंड कितना है, यानी असली सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की बात करें इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार तो ये लगभग 75 से 16 किलोमीटर जो है
भारत के पास लैंड सीमा है। इसके अलावा कभी-कभी पूछा जाता है कि भारत की सीमा किस-किस राज्यों से लगी है? तो सबसे बड़ी सीमा आपको बताना है किस राज्य से लगी है। ठीक है? तो आप अगर इसको देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ जो है आप देखेंगे 4,900 सॉरी 4,096 किलोमीटर की सीमा, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश साथ साझा करता है। उसके बाद चीन के साथ, फिर उसके बाद देखेंगे तो पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार के साथ, इसके बाद भूटान और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी आपसे पूछा जाए कि सब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक। इसके अलावा कुछ लाइन है वो भी आपको पता रहनी चाहिए, जैसे रेडक्लिफ लाइन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान और भारत के पंजाब राज्य के बीच है। ठीक है। इसके अलावा मैकमोहन लाइन की बात करें तो मैकमोहन लाइन आप देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच है। ठीक है। डूरन लाइन की बात करें, डूरन लाइन देखिए ये अफगानिस्तान है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन है। ठीक है। और एक है रेडोलिफ रेखा, रेडोलिफ रेखा देखेंगे तो ये किसके किसके बीच है, ये भारत और नेपाल के बीच है। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आया है कई बार, ठीक है, यूपी स्पेशल से ही संबंधित है, ऐसी बात नहीं। अगर आपको आते हैं इंडिया स्पेशल तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ा के लेक्चर देख लीजिए, लेकिन आपका नहीं तो रिवीजन कर लीजिए, क्या जाता है आपको 10-5 मिनट पे। तो लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, तो सबसे बड़ा एरिया जो है घटते क्रम में देखेंगे तो राजस्थान के पास। ठीक है। नंबर 1 पर राजस्थान आएगा, सेकंड पर एमपी आएगा, थर्ड पर आप देखेंगे महाराष्ट्र आएगा, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश आएगा। अगर सबसे छोटा राज्य की बात किया जाता है, गोवा सबसे छोटा राज्य, उसके बाद सिक्किम आएगा। ठीक है। बाई एरिया। ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करें यूटी की, तो आपको पता है दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है और जेएनके लद्दाख जो है एक नई यूटी बना दी गई है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आ जाते हैं आगे। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले 10 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल आप देखेंगे किसको किसको जो है 10 डिग्री चैनल किसको किसको जो है अलग करता है। तो आप देखेंगे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये है 10 डिग्री चैनल, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे डेक्कन पासेस दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित। ठीक है। लिटिल अंडमान और ये देखिए ये है दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान। ठीक है। इसके बीच क्या है, डेक्कन पासेस स्थित है। तो डेक्कन पासेस जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल आप देखेंगे तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से जो है अलग करता है। अब आ जाते हैं 9 डिग्री चैनल के पास। 9 डिग्री चैनल आप देखेंगे तो इसे जो है मिनिकॉय आइलैंड को जो है शेष जो लक्षद्वीप का एरिया है उससे जो है अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को जो है मिनिकॉय से जो है अलग करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि हम लोग लिटरेसी की बात कर चुके, सॉरी सेंसस की बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, 17.7%। कहने का मतलब 31.2% आबादी शहरों में, 68.8% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 74.04%, जिसमें मेल की बात करें तो मेल जो है 80.9% है, महिला साक्षरता दर 64.60% है। ठीक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें 62.31 करोड़ जो है मेल पॉपुलेशन है और 58.74 करोड़ जो है फीमेल पॉपुलेशन है। ये आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेंसस का जो है ऑथेंटिकेट डाटा है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का भारत के पास जो है देखेंगे 17.5% जो है पॉपुलेशन भारत के पास रहती है। और अभी हाल ही में आया है कि भारत जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या वाला जो है जनसंख्या वाला देश, चीन को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आ गया है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो 912 है, यानी 912 लड़की है 1000 लड़के पर, यानी 1000 दूल्हा है तो 1000 दूल्हे पर देखेंगे तो 912 दुल्हन है। यानी कहने का मतलब है 88 दूल्हा कुंवारे रह जाएंगे, उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि 88 लड़कियां कम है। ऐसे पूरे भारत लेवल पर कहते तो पूरे भारत का सेक्स रेशियो कितना है, 943 गर्ल्स हैं 1000 मेन पर, यानी 1000 दूल्हे पर आप देखेंगे तो 943 दुल्हन है। ठीक है।
कहने का मतलब उसमें जो 57 दूल्हे हैं, वो कभी, यानी 57 लड़के हैं, वो कभी दूल्हा नहीं वो कभी दुल्हन नहीं पा पाएंगे, ठीक है, यानी उनकी कभी शादी नहीं होंगी। और भारत की जनसंख्या घनत्व की आपसे पूछा जाए तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने अभी देखा, हमने देख लिया कि भारत का देख लिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार। अब हम लोग देखेंगे यूपी। तो यहाँ से आपकी यूपी की स्पेशल क्लासेस शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थन मोस्ट पॉइंट की बात करें यूपी का, तो यूपी का जो जिला है सहारनपुर, वो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम, यानी उत्तरोत्तर बिंदु है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट बात करें तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला आएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है बलिया। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमोत्तर जिला कौन सा है, तो शामली। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल विस्तार पूछा जाए, तो आप देखेंगे लैटिट्यूड विस्तार की बात करें तो पूरा का पूरा, जब इंडिया है नॉर्थ हेमस्फीयर में है, तो ये भी नॉर्थ में रहेगा। कहने का मतलब 23.52 नॉर्थ से लेकर 31.28 नॉर्थ तक जो है अक्षांशीय विस्तार है उत्तर प्रदेश का। और देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार जो है वो है 77.3 ईस्ट से लेकर आप देखेंगे 84.39 ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है, ठीक। ये बातें पता चल गई। और यूपी में टोटल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। अब बात करें तो यूपी की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली, ठीक। तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, और इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। और अगर आप यूपी का मैप देखेंगे तो मैंने लिखा है इसमें, आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कहाँ साझा करता है, तो यहाँ देखेंगे यूपी की ये सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सॉरी अंतरराष्ट्रीय, इसमें अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करें, अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं, ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश से हटके है, ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो है सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं अन्य किसी भी राज्यों में। अब बात करते हैं सोनभद्र की। सोनभद्र जो है, सोनभद्र से लगे राज्यों की संख्या की बात करें तो 4 राज्य जो है सोनभद्र से लगते हैं, एमपी, ठीक है, और इसके बाद इधर छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, फिर झारखंड, फिर बिहार। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा पूछा जाए तो हापुड़। सहारनपुर, सहारनपुर से लगे राज्यों की संख्या पूछा जाए तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक। ये बातें आपको पता चल गई। अब बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, यानी सबसे लंबी सीमा साझा किस राज्य से साझा करता है उत्तर प्रदेश, तो आप देखेंगे एमपी के साथ जो है सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश एमपी के साथ। सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, ठीक। तो सबसे कम आप सबसे कम सीमा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश साथ साझा करता है, यहां सही कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे एक बार आरआर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपने ध्यान रखना है 9, ठीक है। अब प्रदेश की सबसे बड़ी नहर सिस्टम कौन है, शारदा नहर, ठीक है। और मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, ललितपुर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये ललितपुर है, ये मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी बहुत सारी इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है लिखी गई है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, तो इसके बाद
कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखें, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप पूछी गई हैं, तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो स्पर्श करने वाले जिले की बात करें, मध्य प्रदेश के साथ जो है 13 जिले जो है शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ, जो है एमपी के। बिहार के 8 जिले जो है शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश सीमा से, हरियाणा के 7, उत्तराखंड के 5, राजस्थान के 2, छत्तीसगढ़ के 1, झारखंड के 1, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जो है एक जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें तो 5 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर ले कि किस जलवायु क्षेत्र से आर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जो है कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 59.3%। लोग किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अब इसमें क्या है, 29% जो है कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे तो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, इसके अलावा देखेंगे तो ये मध्य वाला पठारी भाग आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा 3 कृषि जलवायु क्षेत्र की अपेक्षा इसमें देखेंगे 9 जो है उप कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके किनारे स्थित प्रमुख नगर की। तो गंगा नदी सबसे इंपॉर्टेंट पूरे भारत की नदी है। तो ये गंगा गंगा नदी का जो है सोर्स है। ठीक है। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अगर देखेंगे गंगा नदी का सोर्स देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ठीक है। ये तो आपको मोटी मोटा दिख रहा है, लेकिन गंगा की बात करें तो प्रमुख नगर जो इसके किनारे स्थित है, गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, दलमऊ और सिंगरेपुर, प्रयागराज, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो ये गंगा नदी का बड़ा मैप है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये गंगा नदी है। ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। किसकी सहायक नदी है? सोन नदी आपसे पूछे जाए तो नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तमसा भी गंगा गंगा नदी की अब यमुना नदी की सहायक नदी, सॉरी, तमसा यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा, चंबल, ये क्रोनोलॉजी आपको देख लेना है। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में सबसे पहले। तो गंगा नदी का जो उद्गम आप देखेंगे, तो गंगा नदी आप देखेंगे देवप्रयाग में बनती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से जो है देवप्रयाग से यही गंगा नदी बन के उत्तराखंड से होते हुए सबसे पहले आप देखेंगे बिजनौर, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में जो है प्रवेश करती है। तो ये जो है जो मैंने लिस्ट बताई है कि कौन कौन से शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है उनकी लिस्ट दी गई है। उत्तर प्रदेश के साथ आप देखेंगे बिहार, झारखंड की भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। हालांकि क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि देवप्रयाग जो है भागीरथी अलकनंदा के संगम पर है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी अलकनंदा के संगम पर है। नंदप्रयाग की बात करें अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर है। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर है। विष्णुप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। यानी मेन जो नदी है वो है अलकनंदा। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज हो गया। हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, वो देख लिए। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गाजीपुर। ठीक है। वाराणसी, गाजीपुर के बाद देखेंगे तो इधर आ जाए बक्सर, बिहार में आ जाएगा। इसके गंगा नदी के किनारे पटना भी है। ठीक है। तो उसके अलावा भागलपुर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हम यूपी को देख रहे हैं तो यूपी को फोकस करेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा हाईली पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज की बात किया गया गंगा नदी। ठीक है। तो यहाँ ऊपरी जब गंगा नदी पहाड़ों में रहती है तो यहाँ पर नंबर्स न्यूमरस जो है हाइड्रल प्रोजेक्ट आप यानी जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखेंगे इस एरिया में जो है आपको सघन आबादी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये जो है दिखाता है कैसे नदियों के किनारे जो है गंगा नदी, जैसे कोई भी नदी हो उसके किनारे कैसे बसावट हुई है। ठीक। और इसके अलावा आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है।
झीलों से क्वेश्चन आता है, ठीक है, झीलों से क्वेश्चन आता है। दूसरा आप देखेंगे रामसर साइट से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले झीलें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ स्थित है। तो फुलहर झील सबसे इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है, पीलीभीत में स्थित है। ठीक है, करेला झील पूछा जाता है, लखनऊ में स्थित है। गोविंद पल्लम पल्लव पंथ जो एक है कृत्रिम झील है, वो सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, बड़ा ताल गोखुर झील है, क्या है, इसे शाहजहांपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है। तो इसमें बहुत सारे झीलों के नाम दिए गए हैं। जैसे अगर पूछा गया है कि जैसे बरुआ सागर कहाँ है, तो झांसी में स्थित है। ठीक है, और उससे पूछा है जिरगो जलाशय मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में स्थित है। और अलवरा झील जो विदेशी पक्षियों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौसाम्बी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, रामसर साइट पूछा जाता है, एनवायरमेंट साइट। तो एनवायरमेंट में आ रहे में देखिए रामसर साइट जो है 10 रामसर साइट है। तो इसमें पार्वती जो है, आप देखेंगे बर्ड सेंचुरी जो है ये गोंडा में स्थित है, ये ऐसे मिलान करने के लिए दे दिया गया था। पखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके बाद समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है रायबरेली में स्थित है, नवाबगंज उन्नाव में। ठीक है, सैंडी बर्ड सेंचुरी कहाँ, हरदोई में। ठीक है, सरसई आप देखेंगे इटावा में, संबन जो है मैनपुरी में, सुर सरोवर आगरा में, अपर गंगा देखेंगे। इसके अलावा ये हैदरपुर वेटलैंड। तो इन सब के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमने बर्ड सेंचुरी ये सब बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे अगर किसी भी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया करना है, तो दो टाइप से कंजर्वेशन किया जाता है। एक तो क्या, इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है, एक दूसरा होता है इन एक्स सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। यानी इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, पौधों जीवों का संरक्षण वहीं उनके प्राकृतिक रूप से निवास स्थान पर किया जाता है। दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या कहता है, पौधों और जीवों का संरक्षण अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाकर किया जाता है। यानी बात करें इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज को जो है कंजर्व किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। तो इन्हें उनके प्राकृतिक आवास में ही कंजर्व किया जाता है, उनके बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है। एक्स सीटू के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर बात करें तो एक्वेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन अलग से बनाया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन बनाया जाता है, डीएनए बैंक बनाया, जू बनाए गए हैं, जो आप चिड़ियाघर जाते हैं। ये क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, अगर वहीं पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो है के अंदर किसी भी मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। ये की पॉइंट है, यही आपको ध्यान रखना है। सिवाय यानी कब, जब राज्य का मुख्य जो है वार्डन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अध्याय जो 4 में दी गई शर्तों के तहत उसे अनुमति देता है, तब के सिवाय जो है किसी को जो है राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो देखेंगे तो ये अभ्यारण्य का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें इकोसिस्टम के प्राणीजात वनस्पति और भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक जो है उनका महत्व होता है। ठीक है, यानी अभ्यारण्य के अंदर निवास करने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है। तो ये इसका कभी कभी कंपेरिजन स्टडी पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अनुमति नहीं होती है किसी भी अधिकार की, वन्य जीव के अंदर कुछ अधिकारों की अनुमति दी जाती है। पशु चराने की अनुमति नहीं होती नेशनल पार्क में। वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य वन्य जीव संरक्षक इसे रेगुलेट करके नियंत्रित करता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे एक नेशनल पार्क है। ठीक है, जिसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ये तेराई बेल्ट में आप देखेंगे, ठीक है, लखीमपुर खीरी के पास जो है ये स्थित है। और यहाँ से जो है आप देखेंगे शारदा और घाघरा रिवर जो है बहती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा अगर नेशनल पार्क और ये सब देख रहे हैं, तो थोड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको ध्यान रखना है, मिलान करने के लिए देगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 1973 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, और यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसों का वहन करती है। ठीक है, और इसे जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका कार्यान्वयन करता है। और ये देखेंगे एक क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है। और भारत में बाघ की आबादी देखेंगे तो अभी वर्तमान में 2018 में जो जनगणना हुई थी 2967 बाघ पाए जाते हैं। TX2 क्या है, TX2 2018 में 4 वर्ष पहले TX2 का लक्ष्य रखा, यानी बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, तो वही TX2 है। कैट्स क्या है, ये 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन के अंतर्गत जो है कैट्स का दर्जा दिया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें तो पैटर्न की बात करें, सॉरी मैंने बताया 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, नहीं,
ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगा, यानी इसमें जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दोनों का शेयर होता है, ठीक है। यानी 60-40, और या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 90 और 10% शेयर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। यानी आप देखेंगे तो जो व्यय होता है इस पर 60 और 50% का रेशियो होता है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व में है? 54। हाल ही में जो जोड़ा गया टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये करंट अफेयर है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित ताप विद्युत केंद्र की, ठीक है। तो आंवला ताप विद्युत परियोजना, इससे क्वेश्चन आया, बरेली में स्थित है। अररिया ताप विद्युत परियोजना अररिया में स्थित है। रिहन ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में स्थित है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में स्थित है। दादरा ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अररिया और आंवला और दादरी क्या है? गैस आधारित जो है ताप विद्युत संयंत्र है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आर में? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनर्जी सेक्टर का क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है, किसका ज्यादा मतलब क्षेत्र है, किसका कम है कैपेसिटी के मामले। तो जीवाश्म ईंधन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है भारत में। इसके बाद आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले जीवाश्म ईंधन, फिर नवीकरणीय ऊर्जा। अगर पूछा जाए इसमें जीवाश्म ईंधन में सबसे ज्यादा किस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है? कोल एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। और नवीकरणीय ऊर्जा में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा किससे बनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जल विद्युत से सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा बनाई जाती है, उसके बाद विंड से, फिर आएंगे सोलर से, ठीक। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारी लिस्ट इसमें दी गई हैं। इनको आपको, जैसे आपसे पूछा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंदौली। ये यूपी का सबसे पुराना जो है वन्य जीव विहार है, जिसे 1957 में जो है स्थापित किया गया था। किशनपुर वन्य जीव विहार, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्य जीव बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव चित्रकूट। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार बब्बर शेर सफारी जो है इटावा में है। कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र मिर्जापुर में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ? ललितपुर। ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, लगभग 6 किलोमीटर से कम, ठीक है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश का 45वां जो है टाइगर रिजर्व है, ये शाहजहांपुर में है। ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है यूपी का। और प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत वाला टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसका विस्तार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़ में स्थित है। यही चीजें आपको यहाँ पर मैप में मिल जाएगी, लोकेशन आपको देख लेना है। इसके बाद करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की बात करें, ठीक है। बर्ड लाइफ सेंचुरी से और जो वेटलैंड है इसका कनेक्टेड है, तो ये पूछा जाता है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ? उन्नाव, सबसे पुराना 1984 में स्थापित किया गया था। पखीरा पक्षी विहार कहाँ है? बस्ती संत नगर, संत कबीर नगर। समान पक्षी विहार कहाँ? मैनपुरी। पार्वती आरंग पक्षी विहार गोंडा जयप्रकाश नगर में है। इसके अलावा विजयनगर पक्षी विहार महोबा, हमीरपुर। पटना पक्षी विहार एटा में है, सबसे छोटा 1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ कुंडा में है, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार पूछा गया तो रायबरेली में है। सुरसरोवर आगरा। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में। यही चीजें बर्ड लाइफ सेंचुरी के यहाँ पर मैप में दी गई है। इनका जो लोकेशन है ये चीज आपको जरूर याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बात करते हैं, इससे आर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 80% सिंचाई नहर का कार्य नलकूपों की, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा सिंचाई किसी जाती है? नलकूपों से, उसके बाद नलकूप और कुओं से। इसके बाद 19% जो है नहरों द्वारा की जाती है। तो यही पूछा था कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज्यादा निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों और कुओं द्वारा, उसके बाद 19% नहरों द्वारा की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है इतने चीजों में बस, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, नहर सिंचाई के तहत जो है 3,91,000 हेक्टेयर लैंड जो है ये आते हैं। और राज्य का कुल नहर सिंचाई सिंचित क्षेत्र कितना है? 30.91% है। ये भी क्वेश्चन यूपी आर में पूछा गया है PYQ में, एक ये, ठीक। अब यूपी की बात कर लें तो वो तो हो गया। अब इंडिया लेवल पर देखिए क्या रहा है, ध्यान रखना। स्टेट दिया गया है, रिवर दिया गया है, डैम दिया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो यूपी स्थल पूछता ही है, लेकिन अगर आप नहर वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए साथ ही साथ। जैसे
साउथ इंडिया की बात करें तो आपको पूछता है कि चमेरा डैम। चमेरा डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये नॉर्थ इंडियन रावी नदी किनारे पर है। केरला में आप देखेंगे पेरियार रिवर पर इडुक्की डैम आ जाएगा। ठीक है। टेहरी डैम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे गांधी सागर डैम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गांधी सागर डैम जो है चंबल रिवर पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। और इसके द्वारा देखेंगे तो आप देखेंगे तो एक डैम पूछा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, दांतीवाड़ा डैम, ये बनास रिवर पर है, गुजरात में है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हाइड्रोलॉजिकल जो है डैम है, इनको पूछे जाते हैं। आपको ये सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आपको देख लेना है, ये आपका काम है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डैम किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डैम है। ठीक है। छोटे बड़े मिलाकर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पास है। इसके बाद एमपी का नंबर आएगा, फिर गुजरात का नंबर आएगा, फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, फिर कर्नाटका का नंबर आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रिवर्स एंड डैम की बात करें तो देखिए गंगा नदी के किनारे पर रिवर जो है, आप देखेंगे नरौरा तेहरी डैम देखेंगे तो गंगा रिवर पर ये भी है। फिर देखेंगे इंदिरा सागर। इंदिरा सागर की बात करें तो इंदिरा सागर जो आप देखेंगे तो नर्मदा रिवर पर तो हरकुंड की। ठीक है। और ये योजना क्या थी? ये जॉब अपॉर्चुनिटी को प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक है। इसके अंतर्गत यूपी सरकार ने क्या कहा था, 5 वर्षों में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को 25,000 रुपये प्रदान करेगी। और इसमें एक मेन चीज़ थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत जो है, जो राज्य की ग्रॉस जीडीपी है उसके उत्पाद में 2% तक बढ़ाना शामिल था। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी था। अब बात करते हैं जिला और उत्पाद प्रोडक्ट्स की, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद की बात कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री देखिए पूछ लेता है कि आगरा किसके लिए फेमस है, मिलान करने के लिए पूछता है। ये चाहे कोई भी एग्जाम हो यूपी का, उसमें जरूर पूछता है। तो इसमें कुछ अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, इस वजह से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आर में, उनको हम आपको बता देंगे, इंपॉर्टेंट लिख देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ शेयर करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद आपको पता है कांच के उत्पादन के लिए जो है मशहूर है। ठीक है। मथुरा की बात करें तो मथुरा जो है सैनिटरी फिटिंग और रिफाइनरी इंडस्ट्री के लिए जो है फेमस है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए हमने इसमें इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। मैनपुरी, मैनपुरी अभी इसलिए न्यूज में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ तरकसी कला जो है उसको जो है जीआई टैग जो है मिला है अभी हाल ही में। ठीक है। अलीगढ़, अलीगढ़ ताला और हार्डवेयर के लिए जो है मशहूर है। ठीक है। तो इसमें चार, इस स्लाइड में चार जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हाथरस जो है हींग के लिए, और एटा जो है, एटा ध्यान रखिएगा घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद के लिए मशहूर है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कौसाम्बी की बात कर लेते हैं। कौसाम्बी जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें केले का जो फूड प्रोसेसिंग किया जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ आपको पता है, प्रतापगढ़ जो है फ्लफ फूड प्रोसेसिंग में आंवले का जो है उसमें मुरब्बा वगैरह बनाया जाता है, तो इसलिए फेमस है। और इसके अलावा बरेली पूछा गया है एग्जाम में, तो बरेली जो है आप देखेंगे जरी जरदोजी यानी कपड़े पर कढ़ाई का काम किया इसलिए मशहूर है। इसके अलावा बदायूं में भी यही काम किया जाता है। ठीक। पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत में बांसुरी का उत्पादन किया जाता है इसलिए मशहूर है। इसके अलावा बात करें कानपुर देहात, कानपुर नगर यानी पूरा कानपुर शहर जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है, चमड़ा उत्पादन और एल्युमिनियम के बर्तन बनाने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। औरैया पूछा जाता है, औरैया आपको ध्यान रखना है दूध प्रसंस्करण यानी देसी घी बनाने के लिए दूध से जो है फेमस है। इसके अलावा पूछा गया था कन्नौज, कन्नौज किस लिए इंपॉर्टेंट, कन्नौज आप देखेंगे इत्र और चिकन कारी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। और रायबरेली, रायबरेली आपको ध्यान रखना है काष्ठ कला यानी लकड़ी के कलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। लखीमपुर खीरी एक बार आर में पूछा गया, तो लखीमपुर खीरी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल शिल्प के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसके अलावा बात करें मेरठ, मेरठ से पूछा जाता है मेरठ किस लिए इंपॉर्टेंट है। मेरठ आप देखेंगे मेरठ में आप खेल सामग्री के लिए बैट वगैरह जो है वहाँ पर बेहतरीन बनते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बागपत पूछा गया था, बागपत हैंडलूम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे तो हापुड़, हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और इसके अलावा हापुड़ जो है होम फिनिशिंग के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद पूछा था, तो मुरादाबाद को धातु शिल्प या पीतल नगरी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। और अमरोहा, अमरोहा इसलिए अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो है ढोलक है, ढोलक को जो है जीआई टैग दिया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चंबल भी जीआई टैग दिया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर जो है जानवरों की जो है
हड्डियाँ होती हैं उनसे जो है शिल्पकलाएँ बनाई जाती है, हॉर्नबोन कहते हैं उनको, जो है जीआई टैग दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आप देखेंगे दरी और कालीन के लिए इम्पोर्टेंट है, कालीन भैया वहीं से थे। भदोही की बात करें, भदोही जो है दरी और कालीन के लिए। सहारनपुर में भी देखेंगे, सहारनपुर पूछा गया है, आर में सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाराणसी आपको ध्यान रखना है, वाराणसी जो है बनारसी रेशम साड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और श्रावस्ती पूछा गया, श्रावस्ती जो है जनजाति शिल्प के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। शामली अगर आपसे पूछा, शामली जो है लौह कला के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ठीक। तो ये हो गई एक जिला एक उत्पाद की बात। अब एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आर में, जैसे उससे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें भी हमने अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन लगा दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे पूछा जाता है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है? वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगाए गए कई बार रिपीट हुए हैं। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, शुगर केन नहीं, गन्ना नहीं है, ये चीनी उत्पादन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, यहाँ कृषि के साथ और वानिकी फॉरेस्ट्री का भी यहाँ पर रिसर्च होता है, ये कहाँ? झांसी में। जितने इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं ये कभी ना कभी जो है कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन यानी गन्ने का रिसर्च जो है आप देखेंगे लखनऊ में है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था? चीनी का था, ठीक है। चीनी का क्या था? कानपुर में था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखेगा इंपॉर्टेंट क्या है? जो है गन्ने का है, तो ये कहाँ है? ये लखनऊ में है, इससे क्वेश्चन पूछे गए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से पूछे गए हैं, ये कहाँ? इज्जत नगर में है, ठीक है। और इज्जत नगर में देखेंगे तो पशु अनुसंधान संस्थान भी है। भारतीय दलहन, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय दलहन कई बार पूछा जाता है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, ठीक। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी जो है आप देखेंगे वाराणसी में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, ठीक। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ है? लखनऊ में। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में, ठीक, ये झांसी में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना मथुरा में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। कोई ट्रिक ऐसा स्पेसिफिक है नहीं जो आपको याद रखवा दे, जितनी बार आप इंपॉर्टेंट जहाँ लिखा गया देखेंगे उतना आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही में स्थित है। इसके अलावा बात करें नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल बोटनिकल गार्डन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना वो भी लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में देखिए कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद काउंसिल कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंस इंपॉर्टेंट लखनऊ में है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लखनऊ में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ है? वो भी लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो भी कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन कहाँ है? इंपॉर्टेंट जो है सुशांत गोल्फ सिटी, ये भी लखनऊ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, इसको आपको ध्यान रखना है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ है? ये लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट, राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। चमड़े से संबंधित जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कानपुर संबंधित। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी कहाँ है? कानपुर में है, 2010 में स्थापित किया गया था। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बरेली में है, ठीक है। यानी जानवरों से जो भी टीके वगैरह होते हैं उन पर रिसर्च किया जाता है, वो कहाँ है? बरेली में स्थित है। नेशनल रिसर्च फॉर सेंटर फॉर मीट की कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में है, ठीक। इसके अलावा बात करें तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। इसके अलावा ये तो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर हमेशा शिमला में मिलेगा। इसके क्षेत्रीय भी कार्यालय है, उसी क्षेत्रीय कार्यालय में यूपी में जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो है आप देखेंगे कहाँ? मेरठ में है, ठीक। और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? मेरठ में है।
मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र कहाँ है? गोरखपुर में है। और डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, ये भी मुरादाबाद में आपको मिल जाएगा। ठीक। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपको मिलेगा ठीक है, ये बथरा उन्नाव में मिलेगा। ठीक है, कानपुर के पास आप देखेंगे। और इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लेदर पार्क जो है आपको आगरा में भी मिल जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन क्रिस पार्क आपको ध्यान रखना है, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर, ये 4 जगह हैं। थीम पार्क जो पर्यटन से संबंधित है, ये जो है आगरा में मिल जाएगा। लायन सफारी पार्क आपको पता है इटावा में है। ठीक है। राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन कहाँ है? लिपखुआ, हापुड़ में स्थापित किया गया है। ठीक है, 2 और हैं इंपॉर्टेंट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपसे पूछा जाए तो आगरा, नोएडा आपको पता ही है। और टॉय सिटी आपसे पूछा जाए तो ग्रेटर नोएडा, ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और एवं स्थल के बारे में, यानी जो खनिज रिसोर्स हैं, कहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। बहरहाल फिर भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे सोना, गोल्ड की बात करें, गोल्ड जो है शारदा, रामगंगा की रेत में जो है सोनभद्र और ललितपुर के पास ये मिलता है। हीरा की बात करें तो बांदा और मिर्जापुर में मिलता है। ठीक। बॉक्साइट एक इंपॉर्टेंट खनिज स्रोत है जो आपको मिल जाए बांदा, वाराणसी, ललितपुर में मिलता है। ठीक है। कांच जो है, बालू की बात करें, शंकर गढ़, लोहरगढ़, इलाहाबाद, बरगढ़, बाड़ा, अलीगढ़, चित्रकूट में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ललितपुर में मिलता है। ठीक है। चाइना क्ले इंपॉर्टेंट है, ये बांदा और सोनभद्र में मिलता है। लव एस्क जो है आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में मिलता है। और ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट जो है पत्थर की बात बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा में मिलता है। जिप्सम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंडस्ट्री का, ये झांसी, हमीरपुर में मिलता है। एस्बेस्टास ये मिर्जापुर, झांसी में मिलता है। संगमरमर की जहाँ तक बात करें, ये भी मिर्जापुर, सोनभद्र में मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री और लोकेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ठीक है। और इंडस्ट्री यानी कौन सा शहर जिला उत्पाद के लिए फेमस है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार हमने इंडस्ट्री को कवर कर लिया। करते हैं आर्ट एंड कल्चर में। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के मेले के बारे में, उनके स्थल के बारे में। इससे क्वेश्चन RIR में और UP PCS में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आपको पता है रामनवमी का मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। ठीक है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट का स्टैंप लगा दिया है कि बहुत सारे UP में 75 जिले हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मेले लगते हैं। ठीक है। सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है। और इसके अलावा देखिए खिचड़ी का मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। तोरो का मेला कहाँ लगता है? कासगंज। ठीक है। और इसके अलावा रामायण मेला आपको ध्यान रखना है, चित्रकूट में लगता है। ठीक है। कैलाश मेला अगर आपसे पूछा जाए, आगरा में प्रतिवर्ष जो है श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को लगता है। ठीक है। और गोविंद सागर मेला आपको ध्यान रखना है, अम्बेडकर नगर में लगता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए देवी पाटन का मेला पूछा गया था, देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है। ठीक है। कबीर मेला आपको पता है मगहर, संत कबीर नगर में लगता है। ठीक है। और खलिंजर मेला एक बार पूछा गया था, तो यहाँ रखा है खलिंजर मेला बांदा में लगता है। इसके अलावा नौचंदी का मेला क्वेश्चन पूछा गया था, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। ठीक है। मकनपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है। ढाई घाट का मेला आपको ध्यान रखना, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में लगता है। और गोला गोकर्ण नाथ मेला जो है लखीमपुर खीरी में लगता है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अगर एक बार पूछा गया था गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है? हापुड़। ठीक है। और बटेश्वर का मेला ये लगता है आगरा में। इससे भी RO में जो है क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और इसके अलावा नैमिषारण्य मेला जो है तो सीतापुर में लगता है। ठीक है। काम्पिल मेला एक बार पूछा गया था, काम्पिल मेला जो है बांदा में लगता है। ठीक है। और देव छठ मेला देखेंगे तो दाऊजी, मथुरा में लगता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछा सैयद सोलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। नवरात्रि मेला देखेंगे, नवरात्रि मेला भी आगरा में लगता है। गोविंद साहिब मेला बहुत ज़्यादा फेमस है UP का, वो आजमगढ़ में अतरौलिया में लगता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई UP में मेलों की। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल के। उसमें सबसे पहले देखेंगे हेरिटेज आर्क। हेरिटेज आर्क है क्या? हेरिटेज आर्क जो है प्रदेश में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक आयामों को करीब से देखने का मौका मिलता है उस आर्क में। ठीक है। और हेरिटेज आर्क में यात्रियों को जो है आगरा, लखनऊ, वाराणसी क्षेत्र में इनके चारों ओर स्थित मनोहरी स्थानों को यात्रा कराता है। यह है हेरिटेज आर्क। बौद्ध सर्किट क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का काफ़ी समय इस परिपथ में जो है व्यतीत किया है। ठीक है। आप देखेंगे बौद्ध
सर्किट में देखेंगे तो उसमें स्तूप, प्राचीन मठ, बौद्ध मंत्रों के बीच ध्यान, पूजा करना तीर्थयात्रियों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। अब बौद्ध सर्किट में कौन-कौन से स्थान शामिल है? कपिल वस्तु, ठीक है? कपिल वस्तु के में क्या है? यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का बाल्यकाल बीता, इस कारण इसे पवित्र माना जाता है, ठीक है? तो गौतम बुद्ध का ये यहाँ पर बाल्यावस्था बीता, गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। इसके बाद देखेंगे कौशाम्बी, कौशाम्बी देखेंगे प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर बुद्ध ने कई धर्म उपदेश दिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सारनाथ की बात करें, सारनाथ में देखेंगे, सारनाथ वाराणसी में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध को जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर पहला धर्मोपदेश दिया था, ठीक है? और इस स्तंभ के ऊपर शेर को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में वो सारनाथ से ही लिया गया था। इसके अलावा कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी में जब खुदाई हुई तो यहाँ से कई सारी मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा वस्तुएं बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है? इसके अलावा देखें एक भव्य मठ का खंडहर भी मिला है, ठीक है? इसके अलावा संकीसा, संकीसा में क्या है? संकीसा में मान्यता है कि स्वर्ग में अपनी माँ को संबोधित करने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ अवतरण लिया था, इसलिए ये जो है ये फेमस है। सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थान को चिन्हित करने के लिए यहाँ एक स्तंभ बनवाया था, ठीक है? इसके बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती क्या है? बहराइच से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ पर कई संरक्षित स्तूप और खंडहर हैं, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि पौराणिक राजा श्रावस द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ बुद्ध ने अपने जीवन के 27 साल गुजारे थे, तो इसलिए श्रावस्ती भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे कुशीनगर। कुशीनगर जो है गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर बुद्ध की अपनी आखिरी सांसें ली थी यहाँ पर, ठीक है? यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर जो 1876 में खुदाई के दौरान मिला, यहाँ पर बुद्ध की एक विशाल मूर्ति भी मिली है, ठीक है? तो इसलिए कुशीनगर भी इंपॉर्टेंट है। अब गौतम बुद्ध में एक बुद्धिस्ट साइट दी गई है, उनके फीचर्स दिए गए, जैसे लुम्बिनी बात कर, लुम्बिनी नेपाल की बात करते यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है ये एक ऐसा स्थान जहाँ माया देवी ने जो है सिद्धार्थ को जन्म दिया था, ठीक? कपिल वस्तु जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? ये जिनका चाइल्डहुड होम था। बोध गया बिहार, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है महाबोधि टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। सारनाथ वाराणसी में यहाँ पहला धर्मचक्र उपदेश दिया था, ठीक है? राजगिरी जो नालंदा बिहार में है, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे ये पहला कैपिटल था, ठीक है, मगध का, ठीक है? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की बात करें तो ठीक है, ये भी जो है आप देखेंगे यहाँ पर 24 साल जो है बिताए थे गौतम बुद्ध ने। वैशाली की बात करें तो यहाँ पर जो है अपना लास्ट उपदेश दिया था वैशाली में। कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। एक इसी के साथ कभी-कभी आप सोचते हैं अम्बेडकर सर्किट के बारे में आपने सुना होगा, तो ये अम्बेडकर के जन्म से लेकर अम्बेडकर का जन्मभूमि जो है महू, ठीक है, इनका बर्थ प्लेस है, तो ये कनेक्ट करता है, ठीक है? इसके बाद देखेंगे तो अ, महापरिनिर्वाण भूमि जो है दिल्ली में इनका जो है डेथ हुआ था, ठीक है? और इसके बाद देखेंगे तो मुंबई जो है यहाँ पर इनका जो है चैत्य भूमि है, ठीक है? यहाँ रहकर कार्य किया था। दीक्षा भूमि की बात करें नागपुर, जहाँ पर इन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो कभी-कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। स्थल दिया गया है, जिला दिया गया है। तो एक बार पूछा गया था खानकाह रशदिया कहाँ है? मैनपुरी में स्थित है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, ठीक है? गोकर्ण मंदिर जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है? कड़क कड़क शाह का मजार जो है कौशाम्बी में स्थित। आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है, ठीक है? ऐसे एक बार पूछा गया था कनक भवन अयोध्या में स्थित है, ठीक है? क्योंकि न्यूज में तो आपको याद रखना है। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में स्थित है। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में स्थित है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में स्थित है। और एक बार पूछा गया था सप्त मार्तिका की प्रतिमा, ये कन्नौज में स्थित है, ठीक है? दिगंबर जैन मूर्तियाँ, ठीक है, असाई किले से प्राप्त हैं, ये इटावा में स्थित है, ठीक है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध स्तूप कुशीनगर, पिपरावा, सिद्धार्थनगर में स्थित है। कलिंजर दुर्ग जो है बांदा में स्थित है। इसके अलावा देवी पाटन पटेश्वरी मंदिर आप देखेंगे बलरामपुर में स्थित है। और इसके अलावा रेणुकेश्वर मंदिर आप देखेंगे सोनभद्र में स्थित है, ठीक है? एक बार पूछा गया था कि चौरासी गुंबद ये कहाँ स्थित है? तो ये कलापी जालौन में स्थित है, ठीक है? और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ध्यान रखना है इसमें विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई में स्थित है, ठीक? इसके साथ ही संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर संत कबीर नगर में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है आर्ट एंड कल्चर में, या भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर जो है ये कानपुर में स्थित है। ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार पूछा गया
कि भृगु मंदिर कहाँ है। भृगु मंदिर ध्यान रखना है बलिया में है। लोधेश्वर मंदिर जो है बाराबंकी में है, ठीक है। और रानी महल जो है आपको झांसी में मिल जाएगा। मरकाबाई मंदिर जो है महोबा में मिल जाएगा। सलेम चिश्ती, शेख सलेम चिश्ती मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमामबाड़ा 70 मंजिल, ये लखनऊ में सबको पता है। लाल दरवाज़ा कहाँ स्थित है, ये जौनपुर में स्थित है। इसके अलावा सैयद सलार मसूद गाजी दरगाह, ये बहराइच में स्थित है, ठीक है। गाजी मियाँ का मेला वहाँ लगता है। महर्षि दधीज आश्रम सीतापुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर दरगाह अम्बेडकर नगर में स्थित है। और वेब सिटी आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा कहा जाता है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। भारत का प्रथम नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। भारत का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए फेमस प्लेस स्थान, उनके स्थान की बात। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शहर, उनके उपनाम से भी ROR में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इलाहाबाद को हम क्या क्या संज्ञा देते हैं, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ठीक है। वैसे नोएडा को हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं। मलिहाबाद को हम क्या कहते हैं, आमों का नगर कहते हैं। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं, आंवला की नगरी कहते हैं, ठीक है। और कानपुर को हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक। ऐसे ही आप देखेंगे जो एक है नमिसरण है, उसे 30,000 स्थानों का या 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं। मेरठ को हम क्या कहते हैं, मेरठ को क्रांतिकारी नगर या कैंची नगर कहते हैं, ठीक है। कन्नौज को जो है इत्र नगरी या खुशबू का शहर कहते हैं। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी या सुहागन नगरी कहते हैं। रामपुर को जो है चाकुओं का शहर कहते हैं, रामपुर के चाकू आपने सुना होगा। चंदौली को क्या कहते हैं, चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। हाथरस को जो है हींग व गुलाल नगरी कहते हैं, यहाँ पर हींग का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। मथुरा को देखेंगे पांडव नगर, कृष्णनगर, पेड़ा नगर कहते हैं। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। वैसे ही बरेली को देखेंगे, बरेली को जो है सुरमा नगरी या बांस बरेली कहते हैं। मुरादाबाद आपको पता है पीतल नगरी, बर्तनों का शहर कहा जाता है। कर रहे हैं तो यूपी में जो है 7 GI टैग बहुत ज़्यादा न्यूज में थे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यूपी की स्पेशल हम क्लास ले चुके हैं, अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप रिवीजन कर लीजिए। 7 जो GI टैग न्यूज में थे, सबसे पहले अमरोहा के ढोलक को जो है GI टैग मिला है, ठीक है। ये जानवरों के खाल से, आमतौर पर बकरी के खाल से बनता है। इसके अलावा बागपत के गृह सज्जा सामान को GI टैग दिया गया है। इसमें सूती धागे का जो है इसको सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाराबंकी के हथकरघा उत्पाद को दिए जो है GI टैग दिया गया है। और इसके अलावा कालपी, कालपी जो जालौन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यहाँ पर हस्तशिल्प निर्मित जो कागज़ है उनको GI टैग दिया गया है। बाकी मैं डिटेल इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप PDF जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। महोबा के गौर पत्थर को दिया गया है GI टैग, वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखेंगे मैनपुरी तरकशी को जो है GI टैग दिया गया है। ये मैनपुरी तरकशी एक लोकप्रिय कला है जो लकड़ी पर पीतल के तार की जड़ाई के काम की इसकी विशेषता है। इसके अलावा लास्ट बात करें तो संभल के जो है कार्न क्राफ्ट को जो है दिया गया है GI टैग, जो मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके बनाया जाता है। इसके अलावा भी जो ये तो 7 GI टैग अभी रिसेंट में न्यूज़ थे, बहुत सारे GI टैग ऐसे हैं जो पहले भी न्यूज रहे हैं, इनको यहाँ पर जो है लिस्ट दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। बहुत सारा GI टैग है, इन सब के बारे में इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करनी है, जो न्यूज़ में थे उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट दी गई है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1863 ईस्वी में लखनऊ के डिवीजन में तत्कालीन जो कमिश्नर थे कर्नल एबॉट को, ठीक है, वहां पर की गई थी। संग्रहालय की सूची की बात करें तो कुछ संग्रहालय कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कब उनका जो है कहाँ पर स्थित हैं और कब उनका निर्माण हुआ था। जैसे राज्य संग्रहालय लखनऊ में देखेंगे 1863 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में स्थित है, ये 1988 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कन्नौज में स्थित है, इसे 1996 में स्थापित किया गया था। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर, मेरठ में है, इसे 1996 में स्थापित किया गया था। लोक कला संग्रहालय पूछा गया था कई बार, लोक कला संग्रहालय कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है, 1989 में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये कुछ संग्रहालय हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आप देखेंगे तो राजकीय जैन संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना मथुरा में है, इसे 2003 में स्थापित किया गया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में स्थापित किया गया था, ठीक है।
तो बहरहाल ज़्यादा संग्रहालय से क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो ये लिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे अन्य संग्रहालय भी हैं, जैसे इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, तो ये नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, तो क्योंकि ज़्यादा संग्रहालय की लिस्ट हम लोगों को रटनी नहीं है, तो मेन मेन कोर एरिया है वो हम देखेंगे, बाकी पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम स्टडी ऑन आईएएस नाम से हमारा है, ठीक है, सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन और एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे की बात करें, तो कुछ फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया, ठीक है। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड यानी NH2 है, ठीक है। देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो लगभग 302 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इतने इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मिसलेनियस टॉपिक में कि हम आपको कोई ऐसा फार्मूला बता नहीं सकते जो आपको याद मतलब विजुलाइज करवाए। विजुलाइज एक ही तरीके से हो सकता है कि एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, आराम से आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में है, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2017, ठीक है। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई प्रयागराज से कानपुर, ये आपको पता रहनी चाहिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा है। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की बात करें तो 9,167 किलोमीटर देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी के मध्य से, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें, ठीक है, तो ये एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो ये गोरखपुर बाईपास से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जैतपुर ग्राम के निकट से होता है। फिर ये जो आप देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए ये इसके अलावा गोरखपुर आजमगढ़ अंबेडकर नगर सदनगी कबीर नगर को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो जुलाई 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में इसका शिलान्यास किया था, ठीक है। लखनऊ के चंदसराय गांव से लेकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है, जिसमें लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी फैजाबाद अंबेडकर नगर अमेठी सुल्तानपुर आजमगढ़ गाजीपुर और मऊ को जोड़ता है, ठीक। इसी साथ गंगा एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा नाम चलता है, जिसमें देखिए प्रयागराज से मेरठ के बीच है। इसकी कुल लागत की बात करें तो 35,952 करोड़ रुपए है। ये 6 लेन की सड़क है, एक्सप्रेसवे है, ठीक है। 2024 तक पूरा होने की आशा है। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य मार्ग नेटवर्क की बात करें तो महाराष्ट्र के पास है, जो 17.83% है, ठीक है। इसके बाद देखें सेकंड नंबर पर कर्नाटका आएगा, थर्ड पर गुजरात आएगा, फोर्थ पर राजस्थान आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देख लेते हैं इसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसका जो टारगेट था ऑल वेदर जो है सड़क उपलब्ध करवाना, ठीक है। और इसमें जो फाइनेंस यानी पैसे का शेयर होता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच, दोनों के बीच होता है, ठीक है। केंद्र सरकार की बात करें तो 90% वहन करती है, और ठीक है अन्य राज्यों के लिए जो है केंद्र सरकार 60% जो है वहन करती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90%, नॉर्मल राज्यों के लिए जो है 60% जो है वहन करती है। तो ये जो है फाइनेंस का रेशियो है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे पूछा था भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44, ठीक है। इसके पहले इसका नाम क्या था? NH7 था, जो जम्मू कश्मीर को जो है आप देखेंगे कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। अगर पूछा देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH
966 बी, जिसे पूर्व में NH47A कहते हैं, जो केरल के कोच्चि को विलिंगटन आइलैंड से जोड़ता है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसका नाम है NH966B। नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो कभी कभी आप सुनते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, जो भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहर दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है। तो ये एक देखेंगे, एक जो है ये चतुर्भुज के आकार का है, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, ये 4 महानगरों को जोड़ता है। और इसके में देखेंगे दिल्ली और से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता के बीच बहुत सारे छोटे छोटे महानगर हैं, उनको ये जुड़े हुए हैं। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को मिलाकर के स्वर्णिम चतुर्भुज का आकार लेता है। बस इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत है। और नेक्स्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर पूरे विश्व में बात करें, सड़क नेटवर्क की बात करें, सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत सेकंड नंबर पर है पूरे विश्व में। इसे सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, यानी सेकंड पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर यूएसए है। दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है यूएसए के पास है। नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो बीआरओ ने जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है मोटरेबल रोड जो है आप देखेंगे अभी जो वर्तमान में है, उसे क्या कहते हैं, उमलिंगला। ठीक है, उमलिंगला कहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी ऊंचाई पर आप देखेंगे ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है उमलिंगला, सब दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड। लेकिन बीआरओ जो है लद्दाख में डेमचोक सेक्टर में, जिसे लिकारू मिंगला फुकचे कहते हैं, वो 19,400 फीट की ऊंचाई पर जो है बना रहा है। जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो ये उमलिंगला का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ठीक है, अभी वर्तमान में उमलिंगला ही है। NH1 की बात करें तो NH1 जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, तो ये बात करें दुनिया का सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक है। ठीक है, ये इसकी मूल रूप से या देखेंगे तो 2500 किलोमीटर की लंबाई है, जो पाकिस्तान के देखेंगे पेशेवर जैसे प्राचीन शहरों को और भारत में कोलकाता, ठीक है, काबुल से जोड़ते हुए चलता था। वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पर अटारी बॉर्डर से लेकर जो है दिल्ली को ये बचा हुआ क्षेत्र है। बाकी नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट दी गई है नेशनल हाईवे की। ठीक है, ओल्ड नेम क्या था, नया नाम क्या है, तो इसको आपको देख लेना है। अब बात करते हैं हवाई अड्डे की। ठीक है, सड़क को आपने देख चुके हैं, तो हवाई अड्डे और उसके नगर की, हवाई अड्डे का नाम दे देगा, नगर पूछ लेगा। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जिसे कहते हैं लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा देखेंगे वाराणसी में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, हिंडन वायुसेना केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में स्थित है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में स्थित है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। जैसे अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये मेरठ में स्थित है। ठीक, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाएं एवं विभाग की स्थापना। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ, जैसे आपसे अगर पूछा जाए निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2005 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया था, 2 अगस्त 1995 को। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग थे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की बात कर रहे थे। 2 अगस्त 1995 को स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर पूछा जाए महिला बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1989 को की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी। राज्य पोषण मिशन पूछा गया था RARM में, ये आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 2014 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था, 1957 में केंद्र सरकार द्वारा, से 1955 में लागू किया गया था। जननी सुरक्षा योजना से पूछा जाए अप्रैल 2005 में लागू किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग की स्थापना अगस्त 1995 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वक्फ बोर्ड अभी चर्चा में है। भारत में वक्फ बोर्ड में एक प्राइवेट मेंबर बिल अभी राज्यसभा में पेश किया गया था। तो वक्फ बोर्ड जो है अभी चर्चा में है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बात करें, वक्फ विकास निगम जो है 27 अप्रैल 1987 को स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग और खेल निदेशालय की स्थापना 1974 में स्थापित किया गया। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे। अब बात करेंगे, कई बार जो है उत्तर प्रदेश के सिंचाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सिंचाई की बात करें तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई के तहत जो है ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना, 91,000 हेक्टेयर लैंड जो आते हैं, जिसमें कुल नहर सिंचित क्षेत्र जो है 30.91% है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे यहीं से पूछा गया था। ठीक है, आपको ये क्रम याद रखना है कि नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत है, इसके बाद नहर सिंचाई का नंबर आता है, फिर कुएं, फिर टैंक से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 80% सिंचाई जो है नलकूपों और कुओं द्वारा होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी 19% नहरों द्वारा, और बाकी बचा 1% देखेंगे टैंक और झीलों द्वारा होती है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा यूपी एफएसएल की क्लास समाप्त होती है आज, और इसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप पेज पर मिल जाएगी। आप यहाँ डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। बाकी हमारे 2 चैनल स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन यूपीएससी को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी, जो पैरेलल क्लासेस के साथ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।